नेहा अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। वो अपनी सास विमला को जरा भी पसंद नहीं करती थी और जब से विमला की पेंशन आना बंद हो गई है, तब से नेहा किसी भी कीमत पर अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही एक शाम नेहा का पति विजय काम धंधा करके घर आता है। नेहा अपने पति के लिए पीने का पानी लाती है और इस बीच विमला अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, मेरा गला बैठा हुआ है, जरा मुझे नमक पानी दे दे। नमक पानी के गरारे करूंगी तो शायद मेरा गला ठीक हो जाए। नेहा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वह अपने पति से बोलती है, देख लिए, इसी तरह से तुम्हारी माँ दिन भर ऑर्डर पर ऑर्डर चलाती रहती है। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या तो मुझे रखो इस घर में, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी माँ की फरमाइश पूरी नहीं होगी। वो दिन रात मुझ पर ऑर्डर देती रहती है, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो नेहा? ये सोचो ना कि अब माँ की उम्र हो चुकी है। ऐसे में अगर मैं माँ को बाहर निकाल भी दूँ तो माँ कहाँ जाएगी? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। लिहाज करते करते तो आज इतना समय हो गया। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा विजय, या तो तुम अपनी माँ को चुनो या मुझे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मैं माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलता हूँ। विजय अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी किसी काम को करने के लिए बोलती हो तो कभी किसी और काम को करने के लिए। अरे नेहा तुम्हारी नौकरानी नहीं, बल्कि इस घर की बहू है। और अब ना तो नेहा और ना ही मुझसे तुम्हारी देख रेख होगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे बड़ा किया, पाला पोसा, और आज तू मुझे इस घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? देखो माँ, मेरा भी घर परिवार है। अपनी बीवी बच्चों को तो मुझे देखना ही है ना। तुम्हारा क्या है? तुम तो मेरा घर तोड़कर यहाँ से चली जाओगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा? देखो, अपना आशियाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता। और वैसे भी पालन पोषण करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। तुमने कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर। वाह बेटा वाह! आज तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है। जब मेरी पेंशन आती थी हर महीने, तब तो तुम दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी मुझसे। अब जब मेरी पेंशन आना बंद हो गई है, तो तुम दोनों को मैं खटक रही हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे ही अगले दिन विमला अपना सामान लेकर घर से जा रही थी। तभी विमला के पोती पोता अपनी दादी को वहां से जाता हुआ देखकर रोने लगते हैं और अपनी दादी के पैर पकड़कर दादी को रोकते हुए बोलते हैं, दादी, आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें रोज रात को कहानी कौन सुनाएगा दादी? हमारी मम्मी अच्छी नहीं है दादी, वो रोज आपको गंदा गंदा बोलती हैं। आप ये घर छोड़कर मत जाओ ना दादी। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि हमारी माँ बहुत बुरी है। वो आपके साथ बहुत बुरा करती है, इसीलिए हमें बुरे इंसान के साथ नहीं रहना है। हमें यहाँ से ले चलो दादी। बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और दुख सबसे ज़्यादा इस बात का है कि तुम इतने छोटे होकर भी सही इंसान और बुरे इंसान की परख कर सकते हो। लेकिन मेरा बेटा 35 साल का होने के बावजूद सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाया।
खैर, मुझे यहाँ से जाना होगा बच्चों। तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे एक बार सच्चे दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। विजय और नेहा दोनों चुपचाप खड़े सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार विमला को रोकता नहीं है। विमला के आंखों में आंसू थे। विमला वहां से चली जाती है। विमला बहुत परेशान थी। उसके मन में आत्महत्या करने की बात आ रही थी। वो खुद को अब खत्म करना चाहती थी। इसीलिए वो एक नदी किनारे जाती है और उस नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, या तो तू मुझे अपने पास बुला ले, या तो मैं खुद तेरे पास आ जाती हूँ। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मौत ही मिल जाए। विमला इतना बोलकर रोने लगती है। तभी विमला को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। विमला चारों ओर देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। तभी विमला के सामने बहुत सारे शिमला मिर्च एक टोकरी में हवा में उड़ते हुए आते हैं और वो शिमला मिर्च विमला से बोलते हैं। क्या हुआ विमला दादी, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन आत्महत्या करना या उससे जुड़ी बातें अपने दिमाग में लाना पाप होता है। तुम कौन हो और ये कैसा माया जाल है? तुम तो एक शिमला मिर्च हो और तुम बोल कैसे सकती हो? अरे हम जादुई शिमला मिर्च हैं और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो तुम मत जानो, बस इतना जानो कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। बेटा बहू ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है। अब तुम कहाँ जाओगी? इसीलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया? हाँ, चलो अब हम तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलते हैं। जब तुम्हें अपने घर परिवार की याद आए, तब तुम अपने घर परिवार से मिलने के लिए चले आना। लेकिन अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। विमला बहुत परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए विमला जादुई शिमला मिर्च के साथ उनकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर एक विशाल जादुई शिमला मिर्च आता है और उस शिमला मिर्च के अंदर बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, विमला उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही सुंदर शिमला मिर्च का घर बना हुआ था, जहां पर हर चीज शिमला मिर्च से बनी हुई थी, जैसे बेड, फ्रिज, टीवी, सब कुछ शिमला मिर्च से ही बनी हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ तो सब कुछ शिमला मिर्च से बना हुआ है। यहाँ पर एक इंसान का रहना मुश्किल है। तभी शिमला मिर्च की महारानी विमला से बोलती है। नहीं नहीं विमला दादी, तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता तुम सब कौन हो, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। ठीक है विमला दादी, अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम आपको आपकी दुनिया में भेज देंगे। लेकिन हम आपके लिए घर और आपके कमाने खाने और हर चीज़ की व्यवस्था करके देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर जादुई शिमला मिर्च विमला को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। जादुई शिमला मिर्च विमला के लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं। उस घर में विमला के लिए नौकर और घर की जो भी जरूरत की चीज होती है, सब कुछ उस घर में थे। साथ ही विमला के लिए एक बहुत बड़ा खेत भी था, जिसमें शिमला मिर्च की खेती हुआ करती थी। विमला अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। वो खुशी से अपने जीवन को जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विमला का एक नौकर, जिसका नाम अजय था, वो विमला से बोलता है।
मालकिन, मेरा एक दोस्त है, उसे नौकरी की ज़रूरत है। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, तुम अपने दोस्त को कल यहाँ लेकर आ जाना। अगर उसे गाड़ी चलाना आता हो या फिर मार्केट से सामान लाने के लिए या घर के कामकाज के लिए वह तैयार है तो मैं उसे ये काम दे दूंगी। अगर उसे खेती आती होगी तो खेती का काम दे दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल अपने दोस्त को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं वो लोग, इसलिए उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने दोस्त को कल मेरे पास ले आना। मैं उसे अपने पास कोई ना कोई काम ज़रूर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन अजय अपने दोस्त विजय को लेकर विमला के पास आता है। विजय कोई और नहीं बल्कि विमला का सगा बेटा था। विजय अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और अपनी माँ की ये चकाचौंध वाली दुनिया देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी माँ इतनी अमीर कैसे हो गई। तभी विमला अपने बेटे को संभालते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा है। और वैसे भी तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने का 15,000 रुपये दे दूंगी। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ना, तो तुम मुझे अपने पास नौकरी पर रखोगी? मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो शायद आज मैं अपने बेटे के साथ होती। इसलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ। विमला विजय को माफ नहीं करती है। थोड़ी देर में विजय अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बातें सुनने के बाद नेहा के मन में लालच आ जाता है। नेहा अपने पति को बोलती है, देखो, अब वो बुढ़िया हमारे काम आने वाली है, इसीलिए किसी भी तरह से उसके मन में फिर से माँ की ममता जगाने की कोशिश करो। और जिस दिन हम सब साथ में हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम अपने नाम करवा लेंगे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करो, कल तुम और बच्चे सब मेरे साथ माँ के पास चलना। वहाँ जाकर हम सब एक साथ उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांग लेंगे, और जब माँ हमें माफ़ करके अपना लेगी तब हम सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे। नेहा और विजय को ये सारी बातें करते हुए विमला पकड़ लेती है और विमला अपने बहू बेटे से बोलती है, कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो वो आज नहीं कल तो तुम्हें काट ही लेगा। मैंने सोचा था शायद मेरा बेटा बदल गया है, शायद उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है। तो क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करके अपने बच्चों को फिर से अपना लूं। और मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा और यहाँ आई तो मुझे ये सब कुछ मिला। तुम दोनों माफ़ी के लायक ही नहीं हो। आज के बाद कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। नेहा और विजय दोनों विमला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमला हमेशा हमेशा के लिए अब उन दोनों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो चुकी लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आज एक भी खिलौना नहीं बिका। आज तो मेरी बहू मुझे खाना भी नहीं देगी। आपको तो पता है ना भगवान, वो मेरे साथ कितना बुरा करती है और इसमें पूरा पूरा साथ देता है मेरा बेटा। आज तो मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आज बिना पैसे के घर गई तो बहू मुझे भूखा ही सुला देगी। आधी से ज्यादा बाजार उठ चुकी थी। सीमा भी अपना सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। तो वहीं सीमा की बहू अंजलि और बेटा रवि दोनों घर बैठकर अच्छा अच्छा पकवान खा रहे थे। काफी अच्छा खाना मंगाया है तुमने बाहर से, मजा ही आ गया खाना खाकर। मुझे तो सबसे ज्यादा ये तंदूरी चिकन पसंद आया है। कौन से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो तुम?
घर से 20 मिनट की दूरी पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। जब भी कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वहीं से मंगा दिया करूँगा। खाने में टेस्ट तो अच्छा है। आज तो पेट भर कर सोएंगे दोनों। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ आज की कमाई मेरे हाथ में नहीं देगी तब तक मैं उन्हें खाना नहीं देने वाली, वरना उनकी आदत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाओ। और वैसे भी जब तक माँ हमारे किसी काम नहीं आएगी तो हम उनके किस काम आएंगे। पैसे लाकर देगी तो उनकी सेवा भी होगी, वरना बिना पैसों के तो कुछ नहीं मिलता आजकल। बात तो एकदम सही कही तुमने। सच में पति तो बहुत अच्छा दिया है भगवान ने मुझे। अच्छा सही बोल रही हो तुम। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तभी तो मैं मिला हूँ। तुम यह सारी बातें छोड़ो, अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। खाकर सारा साफ कर देना, वरना माँ को पता चल जाएगा कि हमने बाहर से खाना मंगाया है। तब शायद उन्हें थोड़ा बुरा लग जाए। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हमारा मन किया तो हमने मंगवा लिया, कोई चोरी थोड़ी ना की है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन माँ जब पैसे देगी तभी तो उन्हें खाना देंगे ना, वरना इतना महंगा खाना उन्हें खिलाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर में सीमा भी वहां आ जाती है। सीमा बेचारी दिन भर से घर से बाहर थी, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वे अपनी बहू से खाना मांगती है, जिस पे अंजलि बोलती है, खाना चाहिए आपको? भूख लगी है मेरी प्यारी सासू माँ को। खाना खाने से पहले ये बताओ कि आज आपकी बिक्री कितनी हुई, कितनी कमाई हुई है आपकी? बहू, आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सुबह से लेकर रात तक एक भी ग्राहक नहीं आया खिलौना खरीदने। सबके सब दाम पूछ कर चले गए, लेकिन किसी ने एक भी बिक्री नहीं करवाई मेरी। क्या कहा आपने? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हद होती है लापरवाही की। आपसे एक काम ठीक नहीं होता। सारा दिन मैं पूरा घर संभालती हूँ, वो भी अकेले, और आपसे 500 रुपए की कमाई नहीं होती। मैं क्या करूं बहू, ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं और सामान भी अपनी मर्जी से लेते हैं। हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो। खाना? आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है, जिस दिन आपकी कमाई नहीं होगी उस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। जब पैसा लाकर दोगी तभी पेट भरेगा, आज आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। बेटा रवि, तू ही कुछ समझा बहू को। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं बहुत थक गई हूँ। बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया। आज तेरा वक्त है कि तू मेरी सेवा करे, लेकिन तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा करता है। माँ, आपको इस घर में रख रहे हैं वही बड़ी बात है, वरना आजकल के समय में कोई अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता। और वैसे भी हर किसी के माँ बाप का बुढ़ापे में कोई ना कोई पेंशन आता है। आपसे तो 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है हमें। कम से कम खिलौने बेचकर ही थोड़े पैसे लाकर हमें दे दो, और जिस दिन पैसे लाकर नहीं दोगी उस दिन तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। इस तरह से रवि और अंजलि दोनों सीमा को खाना नहीं देते। सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। बेचारी सीमा को बहुत भूख लगी थी। रात को करीबन 2 बजे उठकर वह रसोई घर में जाती है और वहां जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। बर्तनों की खटपट से रवि और अंजलि दोनों की आंख खुल जाती है और वे दोनों वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो चोरी करके आपको खाना खाना है, शर्म तो नहीं आती? बुढ़ापे में ये सब हरकतें करते हुए आज आपका इस घर में आखिरी दिन है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी भी करेंगी। बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, कोई चोरी नहीं की मैंने, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रात को सो नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है बेटा, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। अपने ही घर में खाना खाने के लिए कैसी चोरी? माँ, अब इस घर से निकल जाओ। ये आपका घर नहीं, बल्कि मेरा और अंजलि का है। हम दोनों से बिना पूछे आपने रसोई में कदम कैसे रख लिया? और किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं?
माफ करना बच्चों, शायद ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे अपने जीवन में ये सब सहना पड़ रहा है। बाकी अब मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। बस अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यहाँ। सीमा बहुत उदास थी। वह उसी रात को उस घर से निकल जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। चलते चलते सीमा एक जंगल की ओर बढ़ जाती है। उस जंगल में बहुत सारे मशरूम लगे हुए थे। मशरूम दिखने में काफी सुंदर थे और मशरूम की छतों के ऊपर सुंदर सुंदर लाइट भी लगी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। ऐसे अतरंगी जंगल को देखकर सीमा हैरान हो जाती है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है। हमारी जादुई नगरी में आपका स्वागत है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कौन हो तुम? जो भी हो मेरे सामने आओ। ये कैसी अलग सी दुनिया है। सीमा के इतना बोलते ही एक मशरूम सीमा के सामने आ जाता है और सीमा से बोलता है। मैं जादुई मशरूम, आप बहुत परेशान हो। हम जानते हैं कि आपके जीवन में भी बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। इस जंगल में हम उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन पूरी तरह साफ हो और निस्वार्थ हो, और हम उन्हीं लोगों की मदद भी करते हैं। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के पास नहीं जाना क्योंकि वे बच्चे अब मेरे हैं ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आपके पास जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे, आपको उनकी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने जीवन में उन सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगी जिनको मेरी ज़रूरत होगी, और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। हमेशा सबकी मदद करूँगी। ज़रूरत सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही करना है। कभी भी किसी गलत इंसान की कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना बोलकर वह जादुई मशरूम सीमा को एक जादुई मशरूम देता है और वह जादुई मशरूम देते हुए बोलता है। यह लो, यह रहा जादुई मशरूम। इस जादुई मशरूम की मदद से तुम अपनी ज़रूरत की किसी भी चीज़ को मंगा सकती हो। तुम्हें जीवन में जब भी जादुई मशरूम की ज़रूरत पड़े, तब तुम इससे अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हो, और ये जादुई मशरूम तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर देगा। सीमा जादुई मशरूम पाकर बहुत खुश होती है और अब सीमा जादुई मशरूम की मदद से खुद के लिए बहुत सुंदर सा घर बनाती है और उस घर में सीमा की जरूरत का सारा सामान था। धीरे धीरे सीमा एक अमीर औरत बन जाती है। सीमा गरीब लोगों की खूब मदद किया करती थी। गरीब लोगों के लिए आश्रम बनवाती थी। गरीब लड़कियों को शिक्षा और सिलाई कढ़ाई जैसी चीज सीखने का प्रयास करती थी। इस तरह से सीमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। सीमा के बारे में अब हर कोई जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजलि और रवि तक सीमा की जानकारी पहुंच जाती है। यहाँ से जाने के बाद बुढ़िया के हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतनी अमीर हो गई? तुमसे सही तो तुम्हारी माँ है, कम से कम बुढ़ापे में इतनी अमीर हो गई है, और एक तुम हो वहीं के वहीं लटके रह गए। मैं तो कहती हूँ चलो माँ जी के पास चलते हैं, उनसे माफी मांग लेते हैं और फिर उनके साथ उनके आलीशान बंगले में रहते हैं और हमेशा के लिए मजे करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वरना मैं उन्हें कभी घर से बाहर नहीं निकालता। एक काम करते हैं, अगले दिन ही हम दोनों माँ के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ हमें माफ़ कर देंगी। ऐसे ही अगले दिन अंजलि और रवि दोनों मिलकर सीमा के पास जाते हैं और सीमा से माफी मांगते हैं। इसके बाद सीमा उन दोनों से कहती है, जिस तरह से मैं सबकी मदद करती हूँ उसी तरह से मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हें माफ़ करके अपना लूँगी और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दूँगी, क्योंकि तुमने जो किया वह माफ़ी के लायक नहीं है। माँ जी, माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को माफ करना, तो क्या आप हमें माफ नहीं कर सकती? माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी निर्दय हो जाएं कि बच्चों को ही भूल जाएं।
मैंने जब तुमसे कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देनी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी, लेकिन अपने घर में तुम्हें कभी जगह नहीं दूंगी। इस तरह से सीमा उन दोनों को घर से बाहर कर देती है। ऐसे ही रात को सीमा जादुई मशरूम की मदद से अपने लिए जरूरत की कुछ चीजें मंगवा रही थी। ये सारा नजारा रवि और अंजलि देख रहे थे। वे समझ जाते हैं कि ये जादुई मशरूम की वजह से है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों मौका देखकर सीमा का जादुई मशरूम चुराकर भाग रहे थे। तभी जादुई मशरूम उनको बोलता है, दुष्ट पापी, इतना नीचे गिर जाओगे तुम कि चोरी करने पर उतर जाओगे। तुम्हें पता नहीं कि ये जादुई मशरूम सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और तुम दोनों बहुत स्वार्थी हो। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेजान मशरूम बना कर देता हूँ। इतना बोलते ही जादुई मशरूम रवि और अंजलि को बेजान मशरूम बनाकर छोड़ देता है। कहते हैं, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसलिए जीवन में हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा।